हेलो दोस्तों, एम आई एस स्टडी सर्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। इससे पूर्व में भी हम लोगों ने उत्तराखंड पीसीएस के लिए हिं, हिंदी सब्जेक्ट के लिए एक टॉपिक पे डिस्कशन किया था और वो था पल्लवन। आज उसी कड़ी में हम एक नया टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, जिसका विषय है व्यंजन संधि। यूँ तो संधि आप सभी लोगों ने पढ़ा है और कई सारे एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन भी आते हैं। संधि, मुख्य रूप से संधि शब्द को अगर हम देखें तो इसका जो अर्थ है वो होता है मेल, मिलाप या किसी के साथ एक संबंध स्थापित करना। इस प्रकार से संधि का जो अर्थ है ये तो एक शाब्दिक अर्थ हो गया, मगर व्याकरणिक दृष्टि से अगर हम देखें, व्याकरण की दृष्टि से इस चीज़ को देखा जाए तो संधि मुख्य रूप से किसी दो वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। संधि प्रक्रिया हम क्यों करते हैं या संधि का हिंदी के व्याकरण में क्या उपयोग है, इसके द्वारा हम मुख्य रूप से एक नए शब्दों का निर्माण होता है। संधि से बने हुए शब्द जो होते हैं उसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग जो होता है उसे पूर्व पद और दूसरा जो भाग होता है उसे उत्तर पद कहा जाता है। आइए हम इसको समझते हैं। जैसे जब हम यहाँ देखते हैं कि इस शब्द संधि के द्वारा इस शब्द का निर्माण हुआ और जो संधि विच्छेद है वो ये है। जो ये है हमारे पास, ये पूर्व पद है और ये जो है ये उत्तर पद है, या आप इसको प्रथम पद या द्वितीय पद भी कह सकते हैं समझने के लिए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाए कि संधि में पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण, और उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है, इनका मिलन होता है। इनके मिलने से एक विकार होता है जिसे हम संधि कहते हैं। अब संधि मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। उसमें स्वर संधि और व्यंजन संधि ये मुख्य है। तो स्वर संधि आप लोगों ने पढ़ाई है, थोड़ा सा व्यंजन संधि समझने में दिक्कत होती है। तो आज हम व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, टोटल 14 नियम हैं व्यंजन संधि में, उनमें से 2 नियम आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें, जो परिभाषा दी जाती है वो यही है कि दो व्यंजनों के अथवा व्यंजन और स्वर के मेल को संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। क्या है? दो व्यंजन के अथवा व्यंजन और स्वर। स्वर संधि में तो स्वरों का मिलन होता था, यहाँ क्या है कि व्यंजन या फिर व्यंजन और स्वर ये आपस में मिलेंगे तो व्यंजन संधि बनेगी। अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा कुछ हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इस तरीके का है। तो ये जानना थोड़ा सा जरूरी है, ये क्या है। तो वर्णमाला हम सभी जानते हैं, क ख ग घ अंग च च ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये सभी हम जानते हैं। तो जो पहला वर्ण है वो आपका क से आरंभ होता है, तो वो क वर्ग कहलाया। क से लेके अंग तक ये क वर्ग में आए। पांच वर्ण होते हैं। फिर च वर्ण, च वर्ग है, च वर्ग है, फिर ट वर्ग है, फिर त वर्ग है। तो ये हमारे पास क्या हो गए? वर्ग हो गए। इसी तरीके से प वर्ग आता है, प तक का चलता है।
कुल जो वर्ग चलेगा वो प तक चलेगा। अब यहां अगर हम थोड़ा सा परिभाषा अगर इसकी हम देखें तो ये कहता क्या है कि वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने यदि कोई स्वर आता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ण का तृतीय अक्षर होता है। अब ऐसे ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, तो पहले हम क्या करें, इसको यहां से समझना शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, एक्चुअल में प्रोसेस क्या हो रही है, क्या क्या विधि चल रही है। तो आप देखिए कि ये क वर्ग है हमारे सामने। इस क वर्ग में से जो प्रथम पद है हमारे पास, पूर्व पद, उसमें क वर्ग का प्रथम वर्ण आया हुआ है। क वर्ग का प्रथम वर्ण आया हुआ है, क नीचे ये लगा है, इसका मतलब ये व्यंजन रूप में है, व्यंजन रूप में लिखा गया है। अब इस क के साथ क्या आया है, एक स्वर आया है अ। तो जब क वर्ग का प्रथम वर्ण का मिलन होता है किसी भी स्वर से, किसी भी स्वर से, द्वितीय पद के प्रथम वर्ण से या स्वर से, तो जो विकार उत्पन्न होता है या जो हमारे सामने परिणाम आता है वो किस रूप में आएगा, उसी वर्ण के तृतीय अक्षर, यानी उसी वर्ग के, यानी क वर्ग के ही तृतीय अक्षर में ये परिवर्तित हो जाएगा। और इसको इजी से अगर हम समझें तो देखिए यहां क्या है कि ये क वर्ग का पहला अक्षर है ये, ठीक है। यानी अगर हम इसे एक फॉर्मूला देना चाहें, मैथमेटिकल रूप में अगर कोई एक फॉर्मूला देना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि क च ट त या प, यदि पूर्व पद में इनमें से कोई एक अंत में आता हो, पूर्व पद के अंत में आता हो और इसके साथ किसका मिलन हो, किसी भी स्वर का, कोई भी स्वर, क हो, पूर्व पद के अंत में क हो, चाहे च हो, चाहे ट हो, चाहे त हो, चाहे प हो, इनके साथ यदि कोई भी स्वर आता है, स्वरमाला है, स्वर में से कोई भी स्वर आता है तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, इस वर्ग के। अब क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, क पहला है, ख दूसरा है और ग तीसरा है, तो क परिवर्तित हो जाएगा आपके ग में। ठीक है, देखिए क परिवर्तित हुआ आपके ग में। च, च किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अब देखिए च, छ और ज, तो च परिवर्तित हुआ आपके ज में। ठीक है, ट, ट किसमें, अब ट वर्ग का तीसरा अक्षर क्या आएगा, तो ड आएगा, तो ट परिवर्तित हो जाएगा आपके ड में। इसी तरीके से जो
प है, प परिवर्तित हो जाएगा आपके ब में, प परिवर्तित हो गया आपके ब में। तो ये एक पहले नियम का एक फॉर्मूला है, व्यंजन संधि के पहले नियम का ये एक फॉर्मूला है। इसी चीज को यहां पे पारिभाषिक रूप में बताया गया है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग का प्रथम वर्ण के साथ यदि कोई स्वर आता है, कोई स्वर आएगा, तो उसका परिवर्तन, क का परिवर्तन ग में, च का ज में, ट का ड में, त का द में, और त का द में आएगा, और प का ब में आएगा, प फ ब। ठीक है, अब इसको यहां समझते हैं। देखिए, क है यहां पे, क वर्ग का प्रथम अक्षर, पूर्व पद का जो अंतिम अक्षर है हमें उसको चेक करना है। हमें चेक किसको करना है, इसको और इसको। तो क वर्ग का ये प्रथम अक्षर है या वर्ण है, और ये कौन सा है, ये स्वर है। तो हमारे सामने क्या हुआ, क के साथ स्वर आ गया, एक स्वर आ गया, तो क किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ग में। तो ये देखिए यहां ग में ये परिवर्तित हुआ है, दिगंतर। तो दिक धन अंतर जब ये आपस में मिले तो एक नया शब्द बना हमारे सामने, और वो है दिगंतर। अब एग्जाम में तो क्या होता है कि हमें ये दे दिया जाता है और हमें इस रूप में उसे लिखना होता है। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए हमें जो सारे नियम हैं वो हमें ध्यान में होने चाहिए। जैसे देखें हम, अब देखिए, अगर हमें इसका संधि विच्छेद करना है, अब हम उल्टा चल रहे हैं, अगर हमें इसका संधि विच्छेद करना है तो हमने देखा कि भाई ये ग है, ठीक है, ये ग टूटेगा। अब ग टूटने के लिए नियम क्या है कि ग कैसे बन रहा है हमारे पास, क यानी क वर्ग का प्रथम वर्ण यानी क और उसके साथ स्वर हो, दिगंतर। तो ग और क और अ मिल करके ग का निर्माण कर रहे हैं। तो जब हमें इसको तोड़ना होगा, ये हमें ध्यान में रखना है एक चीज कि जो ये टूटते हैं पूर्व पद में और उत्तर पद में, ये सार्थक शब्द होने चाहिए, यानी उनका कोई अर्थ होना चाहिए। ये संधि विच्छेद का एक महत्वपूर्ण नियम है कि कोई भी शब्द नहीं हो सकता है, जिसमें भी टूट रहा है उसका अपना एक अर्थ होना चाहिए। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि भाई क्या, अब ऐसे तो बहुत है, जैसे हमने अच कह दिया, अब अच तो हमें मालूम नहीं है एक जनरल वे में, मतलब एक साधारणतया जो हिंदी के का छात्र नहीं है, सिर्फ कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो पढ़ता है, तो अच का मतलब से अब उससे कैसे मालूम कि अच का कोई सार्थक शब्द है, नहीं मालूम है। तो इस स्थिति में हमें जो ये नियम दिए गए हैं, ये नियम को हमारे ध्यान में अगर रहेगा तो तब वो ये शब्द जो सार्थक शब्द हैं वो अपने आप बन जाएगा। जैसे हम देखें, जैसे इसी को अगर हम लें, जैसे ये अजंत है, अजंत शब्द है। अजंत का मतलब होता है कि ऐसे अक्षर जो स्वर से जिनका जो अंतिम वर्ण है वो स्वर हो, स्वर से जो अंत जिनका अंत होता है।
ऐसे शब्द को हम अजंत कहते हैं। जो शब्द स्वर पे समाप्त होते हैं वो अजंत कहलाते हैं। इसी तरीके से एक और है, हलंत भी होता है। तो अब देखिए ज बन रहा है, तो ज किस वर्ग में आता है पहले हम ये देखें। तो च वर्ग में आएगा। ज किस में आएगा? जैसे देखिए च, थ, ज। च वर्ग में हमारा ज आया, ठीक है। अब नियम हमारा क्या है? ये प्रथम नियम है। प्रथम नियम क्या कहता है कि भाई यहां पे तो च होगा, ठीक है, और यहां क्या होगा? तो एक स्वर होगा। यहां पे क्या होना चाहिए? एक स्वर होना चाहिए। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं, अजंत का उच्चारण करें, अजंत, अजंत, तो हम देख रहे हैं कि हमारे सामने उच्चारण में अंत आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कि यहां पे तो हमारे क्या हो जाएगा? अंत आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या है? च है, ठीक है। और च जो है वो किसका है? च और अ मिलकर के हमारे ज में परिवर्तित हो रहे हैं। अब पूरा शब्द क्या है हमारे पास? अजंत है, तो ये अ है, ये अ उठ कर करके यहां इसके साथ जुड़ जाएगा। तो हमारे सामने क्या बना? ये अच। थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी अभी एक बार पहली बार में समझने में, लेकिन अगर इसको आप बार बार देखेंगे तो आपके ये बहुत इजली, बहुत ही सरल ढंग से समझ में आ जाएगा। दो चार बार अगर आप वीडियो को देखते हैं तो। फिर से एक बार समझते हैं कि हमें ये पता करना है कि भाई ये एक सार्थक शब्द में हम कैसे तोड़ें, क्योंकि मुख्य रूप से जो जिसका हिंदी भाषा नहीं है, जिसने हिंदी भाषा में स्नातक वगैरह नहीं किया है या हिंदी पर बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं है, तो सार्थक शब्द में हम कैसे तोड़ेंगे? तो तोड़ने का तरीका यही है कि हमें जो नियम है वो नियम ध्यान में रहे, उसके आधार पे हम एक सार्थक शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हमने क्या देखा कि ज था, ज ही, ज यहां विकार रूप में आया है। जो संधि का नियम है उसके अनुसार ज यहां विकार रूप में आया है। तो ज कैसे बन रहा है हमें ये देखना था। तो ज का निर्माण किससे हो रहा था? कि ज किस वर्ग में आ रहा है? च वर्ग में आ रहा है। इस च वर्ग में आ रहा है ज। तो हमने पहले रूल के अकॉर्डिंग हमने पहले ये डिसाइड कर लिया कि भाई यहां पे क्या आएगा? ये च आएगा, ठीक है। अब जब हम अजंत का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे उच्चारण में अंत शब्द आ रहा है। तो जो उत्तर पद है, उत्तर पद है वो तो अंत हो गया, अंत एक सार्थक शब्द है। अब पूरे शब्द को अगर देखें तो अजंत में अ है, ये अ उठ करके हमारे पास यहां जुड़ गया, तो ये अच बन गया। और अच जो है वो एक सार्थक शब्द हो, ये सार्थक शब्द का निर्माण हो गया। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जैसे एक दूसरे वर्ग का अगर हम लें तो जैसे ट वर्ग है, ट वर्ग में से देखिए ये ट वर्ग का प्रथम वर्ण ट ही हुआ, इसके साथ एक स्वर आया आ,
तो ट किसमें परिवर्तित हो रहा है? ड में। तो ट और आ मिलकर के क्या बने? डा। तो ये सडा नन हो गया। ठीक है, ट और आ मिलकर के डा बने, तो जो विकार आया वो डा के रूप में आया, और ये जोड़ करके क्या बन गया? सडा नन, यानी 6 मुख वाला या 6 चेहरे वाला। इसी तरीके से फिर त वर्ग का एक उदाहरण देखिए। त में क्या आ रहा है? त वर्ग का पहला जो हमारा रूल है, जो नियम है, उसके अनुसार त वर्ग का पहला तो त आया, और इसके साथ क्या आया? एक स्वर आ गया, आ। तो त के साथ आ आया, तो त का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? द में। त का परिवर्तन द में हुआ, तो यहां देखिए ये द आया। तो सत धन आनंद यानी सदानंद। अब इसको उधर से इधर भी देखिए। तो इस तरीके से जब आप थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करेंगे, जब इसका अभ्यास करेंगे, तो ये आपके बहुत साधारण रूप में आपके सामने समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया है। आइए अब हम इसका जो दूसरा नियम है उसको देखते हैं कि दूसरा नियम क्या कह रहा है। देखिए, वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने यदि वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या अथवा य हो, र हो या व हो, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तीसरा वर्ण हो जाएगा। यहां पे थोड़ी सी एक गलती है किताब में भी। ये तीसरा वर्ण जो है वो अर्ध रूप में होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जैसे तीसरा वर्ण क्या होगा? हर एक वर्ग का तीसरा वर्ग क्या होगा? जैसे क वर्ग है, क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? ग होगा। ठीक है, अभी हम पीछे वाले में भी देखे थे। तो ये जो है आधे ग के रूप में, अर्ध ग के रूप में परिवर्तित होगा। देखिए, अब फिर से हम यहां से समझते हैं कि क्या हो रहा है। फिर एक हम नियम बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर देखेंगे। देखिए, क वर्ग का पहला आया है, पहला वर्ण आया है क वर्ग का। ये यहां भी क वर्ग का पहला आया है। ठीक है, त वर्ग का पहला आया है, त वर्ग का पहला आया है, प वर्ग का पहला आया है, क वर्ग का पहला आया है, और त वर्ग का पहला आया है, ट वर्ग का पहला आया है। इस तरीके से ये आए हैं पहले। अब जो उत्तर पद है उसमें क्या हो रहा है? देखिए, द, ज, भ, ग, ज, ग, ग, द, य, व और घ। अब नियम को पढ़िए कि प्रथम वर्ग का, मतलब वर्ग का, किसी वर्ग का, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण
ठीक है, यानी हमारे पास क्या है, फिर से प्रथम वर्ण है किसी भी वर्ग का, यानी हमारे पास क्या है, क है, च है, ट है, त है और प है, प वर्ग है। ठीक है, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, ठीक है, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने यदि वर्ण का यहां वर्ण नहीं, वर्ग होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, वर्ण नहीं होगा, वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण, अब तीसरा या चौथा वर्ण क्या हो सकता है, इसके साथ क्या क्या आए, तीसरा, हर एक वर्ग का तीसरा, यानी क वर्ग का तीसरा, क वर्ग का तीसरा यानी ग। अब च वर्ग का तीसरा क्या हो गया, ज। ट वर्ग का तीसरा क्या हो गया, ड। ट वर्ग का क्या हो गया, द। और प वर्ग का क्या हो गया, ब। ये तो तीसरा हुआ, साथ में क्या कह रहा है, चौथा वर्ग, तीसरा कॉमा चौथा वर्ण। तो अब चौथा वर्ण क्या क्या है हमारे पास क वर्ग का, तो यहां पे एक और क्या हो सकता है, घ, यानी यहां मैं इसके साथ ही लिख दे रहा हूं कॉमा करके, घ, ज, त वर्ग, च वर्ग का चौथा क्या हो जाएगा, च, छ, ज, झ, यानी इसके साथ कॉमा देके झ। फिर ट वर्ग का चौथा क्या हो जाएगा, ट, ठ, ड, ढ, यानी इसके साथ, ठीक है, फिर त वर्ग का चौथा क्या हो जाएगा, त, थ, द, ध, ध, इसके साथ ध। फिर ब के साथ क्या आ जाएगा चौथा इसके, प, फ, ब, भ। ये हो तो तीसरा और चौथा हो गया, या इनके साथ, या जो है, अथवा य, र, व हो, अथवा य हो, या र हो, या व हो। ठीक है, इसके साथ ये हो तो जो विकार होगा, जो परिणाम आएगा, वो क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण अर्ध रूप में, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण अर्ध रूप में, यानी जैसे क का तीसरा क्या था, ग, तो ये आधा ग बनेगा, च का क्या है, ज, तो आधा ज बन जाएगा। ठीक है, ट वर्ग का ट, ठ, ड, तो आधा ड बनेगा। इस तरीके से ये अपने तीसरे वर्ण के अर्ध रूप में आएगा। जैसे अब यहां पे देखते हैं हम, जैसे क वर्ग का ये, क वर्ग का प्रथम आया, क वर्ग का प्रथम आया, फिर हमारे पास क्या आया, द आया, द क्या है, त, थ, द, त वर्ग का
तीसरा है ये, त वर्ग का तीसरा है, त थ द। ये दोनों जब मिलेंगे तो इस वर्ग का जो तीसरा वर्ण है वो अपने अर्ध स्वरूप में यूज आएगा। यानी जो क का तीसरा है, क का तीसरा वर्ण है ग, उस रूप में परिवर्तित हो जाएगा और उसका रूप अर्ध रूप होगा, अर्ध स्वरूप। तब यहां पे ये हुआ, देखिए वाग्दत्त, ग यहां पे आधा ग आया। स्पष्ट है? इसी तरीके से हम यहां पे भी देखें तो क के साथ ज आया, तो इसका परिवर्तन, इसके तीसरे वर्ण का परिवर्तन अर्ध रूप में हुआ। त है, देखिए त है, त के साथ भ आया, तो इसके तीसरे वर्ण का परिवर्तन अर्ध रूप में हुआ। इसी तरीके से इन सभी में ये परिवर्तन किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अपने सुझाव आप कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद।